गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं आपको परप्यूरल सेप्सिस के बारे में पढ़ाऊंगी। परप्यूरल सेप्सिस होता क्या है। अब डेफिनेशन की बात करते हैं। एन इन्फेक्शन ऑफ द जेनाइटल ट्रैक्ट विच ऑकर एज कॉम्प्लिकेशन ऑफ डिलीवरी इज टर्मिनेट परप्यूरल सेप्सिस। मतलब डिलीवरी के बाद होने वाला एक कॉम्प्लिकेशन है ये, जिसमें जनन मार्ग या जेनाइटल ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो जाता है। डिलीवरी के बाद होने वाला इन्फेक्शन है या एक कॉम्प्लिकेशन है, जिसमें जनन मार्ग में या जेनाइटल एरिया में या जेनाइटल ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो जाता है, जिसे परप्यूरल सेप्सिस बोलते हैं। अब हम बात करते हैं कॉजेस की, जिसमें एक्सोजीनस और एंडोजीनस बताया गया है। एक्सोजीनस का मतलब होता है बाहर से प्राप्त हुआ इन्फेक्शन या बैक्टीरिया, उसको बोलते हैं हम एक्सोजीनस। और एंडोजीनस मतलब जो सेल पे या बॉडी में पाए जाते हैं उनके कारण इन्फेक्शन होना। जैसे सोर्सेस ऑफ मिडवाइफरी। डॉक्टर मिडवाइफरी को हम ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि मिडवाइफ नर्स होती है जो डिलीवरी कराती है, जो पर वजाइनल एग्जामिनेशन करती है। वो क्या करे, अगर पर वजाइनल एग्जामिनेशन WHO ने बताया कि अगर एक बार आपने कर दिया तो 1 घंटे के बाद करना है। अगर एक नर्स है जो पर वजाइनल एग्जामिनेशन अनहाइजीनिक तरीके से कर रही है, जिसके कारण क्या होता है, जेनाइटल ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम इंडोजीनस में कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म स्ट्रेप्टोकोकस फीकल्स एंड एनोर्विक स्ट्रेप्टोकोकस एंड क्लोस्ट्रीडियम बेल्चाइज फाउंड इन द वजाइना। जो बैक्टीरिया वजाइना के अंदर पाए जाते हैं, पर डिलीवरी के बाद फीमेल की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। इसके कारण ये बैक्टीरिया जनन मार्ग में इन्फेक्शन पैदा कर देते हैं। अब हम बात करते हैं प्रीडिस्पोजिस फैक्टर की, मतलब एंटीपार्टम फैक्टर। एंटीपार्टम फैक्टर का मतलब यह है ऐसे कारण जो गर्भावस्था से संबंधित हैं, जैसे मालन्यूट्रिशन एंड एनीमिया हो गया। मदर को मालन्यूट्रिशन था, खून की कमी थी, उस कंडीशन में भी इन्फेक्शन हो गया जनन मार्ग में। प्रीटर्म लेबर है, उस कंडीशन में भी जेनाइटल एरिया में क्या हो गया, इन्फेक्शन हो गया। प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, मतलब समय से पहले मेम्ब्रेन का रप्चर हो जाना, उस कंडीशन में भी जेनाइटल एरिया में इन्फेक्शन हो जाता है। अब हम बात करते हैं क्रोनिक डेलिब्रेटिंग इलनेस। ऐसी डिसीज जो लंबे समय तक है पेशेंट को, ठीक है, उनके कारण भी क्या होता है, उनके कारण भी जेनाइटल ट्रैक्ट में इन्फेक्शन होता है। प्रोलॉन्ग रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, मतलब जो एमनियोटिक फ्लूइड का जो थैली रहती है वो लंबे समय तक रप्चर ना होना, उसके कारण भी क्या होता है, ये इन्फेक्शन हो सकता है। अब हम बात करते हैं इंट्रापार्टम फैक्टर, मतलब डिलीवरी के दौरान, मतलब डिलीवरी के बीच में होने वाले जो फैक्टर हैं, जो कारक हैं, उनसे जो इन्फेक्शन होते हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। अब इसमें फर्स्ट बात करते हैं रिपीटेड वजाइनल एग्जामिनेशन, मतलब हम बार बार वजाइनल एग्जामिनेशन कर रहे हैं, उसके द्वारा। प्रोलॉन्ग रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, जो रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन है वो कैसी हो रही है, लंबे समय में हो रही है, उसके कारण भी ये हो रहा है। डिहाइड्रेशन है, उसके कारण भी क्या है, जेनाइटल एरिया कैसा, मॉइस्ट नहीं रहा है, और रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन भी नहीं हो रही, इसके कारण भी इन्फेक्शन हो जाता है। ट्यूमेटिक ऑपरेटिव डिलीवरी, जैसे मान लो अगर डिलीवरी करवा रहा है डॉक्टर और मतलब पेरिनियम एरिया का फट जाना या टीयरिंग हो जाना, उस कंडीशन में अगर हम ऑपरेटिव कर रहे हैं, फॉर्सिप डिलीवरी ऑपरेटिव कर रहे हैं, उस कंडीशन में क्या होता है, डिलीवरी में ये ट्रोमा हो जाना, उस कंडीशन को बोलते हैं हम ट्रोमेटिक ऑपरेटिव डिलीवरी। अब हेमरेज की बात करते हैं। एंटीपार्टम हेमरेज हो गया, पोस्टपार्टम हेमरेज, मतलब एंटीपार्टम हेमरेज कंडीशन में भी इन्फेक्शन होता है और पोस्टपार्टम हेमरेज की कंडीशन में भी इन्फेक्शन होता है। अब हम बात करें रिटेन बैट्स ऑफ द प्लेसेंटा टिश्यूज मेम्ब्रेन्स, मतलब प्लेसेंटा के अंदर कुछ टिश्यूज रह जाना या कुछ टुकड़े रह जाना, जिसके कारण भी क्या होता है, इन्फेक्शन होता है। प्लेसेंटा प्रीविया के कारण भी इन्फेक्शन होता है। अब हम बात करते हैं साइन एंड सिम्टम की। देखो, जैसे हमने देखा डेफिनेशन में देखा और कॉजेस में देखा, प्री एंटीपार्टम फैक्टर्स में देखा, एंट्रापार्टम फैक्टर्स में देखा। अब हमें पता कैसे चलेगा, हम साइन एंड सिम्टम से पता लगाएंगे कि उसमें उसको परप्यूरल सेप्सिस है कि नहीं है। सिर्फ फीवर विच ऑकर विथ इन 24 आवर्स मोर इन द फर्स्ट साइन, अगर डिलीवरी के बाद 24 आवर्स में उसका अगर जो फीवर है बहुत तेज है, मोर देन, मतलब उसका पहला साइन है डिलीवरी के बाद कंटिन्यू 24 आवर फीवर आना,
वो इसका फर्स्ट साइन है। मतलब पहला साइन यही है कि डिलीवरी के बाद पेशेंट को फीवर आना, वो फर्स्ट साइन कहलाता है परप्यूरल सेप्सिस का। नेक्स्ट बात करते हैं इंक्रीज पल्स रेट। अगर पेशेंट का पल्स रेट हाई है तो उस कंडीशन में भी परप्यूरल सेप्सिस हो जाता है या होता है। ये साइन एंड सिम्टम हैं। यूट्रस इन सम इन्वोल्यूशन एंड टेंडर ऑफ सॉफ्टर देन यूजुअल। मतलब जब इन सब इंसोल्यूशन में यूट्रस होता है तो अब जब हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन पाल्पेशन करते हैं, तो हमें जो यूट्रस है लाइक एट द सॉफ्ट फील होती है, बहुत नरम फील होती है। आपका बात करते हैं फाउल स्मेलिंग एंड वजाइनल डिस्चार्ज। मतलब डिलीवरी के बाद लोचिया क्या होता है, डिस्चार्ज होता है, उसका स्मेलिंग कैसा होता है, गंदा होता है। उस कंडीशन में भी हमें ये साइन एंड सिम्टम है परप्यूरल सेप्सिस के, ठीक है, इन्फेक्शन के, यूट्रस में इन्फेक्शन के ये साइन एंड सिम्टम बताए जा रहे हैं। डिस्चार्ज हो रहा है तो उसमें बदबू आ रही है, ठीक है, और पल्स रेट का बढ़ना, 24 घंटे फीवर आ रहा है, ठीक है। अब जो जिस एरिया में हमने सूचर किया है उस एरिया में क्या होना, स्वेलिंग होना और पेन होना, उस ये भी एक साइन एंड सिम्टम है किसका, इन्फेक्शन ऑफ जेनाइटल ट्रैक्ट का। अब हम बात करते हैं फीमेल को लेकर, उसका हेडेक होगा, इंसोमिया होगा, एनोरेक्सिया होगा, मतलब उसका सर दर्द हो रहा है, पेशेंट को थकावट फील हो रही है, नींद नहीं आ रही है, ये सब उसके साइन एंड सिम्टम हैं। अब हम बात करते हैं डायग्नोसिस की, बात करते हैं हम हिस्ट्री टेकिंग करेंगे, उसका पेशेंट का हिस्ट्री टेकिंग करेंगे, क्लिनिकल एग्जामिनेशन करेंगे, लैब फाइंडिंग एंड इन्वेस्टिगेशन करेंगे। हिस्ट्री कलेक्शन में हम करेंगे उसके पहले उसका डिलीवरी कितने समय हुआ था, कितनी डिलीवरी है, कितने बच्चे उसके जिंदा हैं, कितने। क्लिनिकल एग्जामिनेशन में हम क्या करेंगे, वाइटल साइन लेंगे, पाल्पेशन करेंगे, परकशन करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। अब हम बात करते हैं लैब फाइंडिंग एंड इन्वेस्टिगेशन। लैब फाइंडिंग इन्वेस्टिगेशन का मतलब है उसका ब्लड कल्चर लेंगे, यूरिन का सैंपल लेंगे, ठीक है, और सेंसिटिव जो उसको सैप है ना, सैप कल्चर लेंगे, क्योंकि इनमें इन्फेक्शन पता करना है ना, तो सैप कल्चर लेंगे। उस कंडीशन में हम लैब में जितने टेस्ट होते हैं, चाहे वो ब्लड का टेस्ट हो, चाहे वो यूरिन का टेस्ट हो, ठीक है, या सैप कल्चर हो, उसमें हम इन सब का यूज करते हैं। जब एक फीमेल को जेनाइटल ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है तो हम उसका हिस्ट्री लेते हैं, क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं लैब द्वारा, जैसे ब्लड का एग्जामिनेशन हो गया, यूरिन का एग्जामिनेशन हो गया, सोनोग्राफी हो गया, पेल्विक अल्ट्रासोनोग्राफी हो गया, पेल्विक एक्सरे हो गया, ये सब हम उसका डायग्नोसिस करते हैं। डायग्नोसिस करने के बाद हम पता करते हैं ट्रीटमेंट में इसमें बात करते हैं पर मेडिकल मैनेजमेंट का, सर्जिकल मैनेजमेंट का और नर्सिंग मैनेजमेंट का। हम नर्सिंग मैनेजमेंट का बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं मेडिकल मैनेजमेंट में हम बात करते हैं, जैसे हमें डायग्नोसिस पता चल गया, अब हम जो मैनेजमेंट करेंगे अकॉर्डिंग टू डॉक्टर के अकॉर्डिंग, डॉक्टर हमें जो मैनेजमेंट बताएगा उसके अकॉर्डिंग हम इसको ट्रीट करेंगे। हम एंटीबायोटिक थेरेपी का यूज करेंगे। इन आइडियल एंटीबायोटिक रिमेन शुड बी डिपेंड ऑन द कल्चर एंड सेंसिटिविटी रिपोर्ट। हमने कहा था ना कि हम जब डायग्नोसिस करेंगे, चाहे कल्चर टेस्ट हो, सेंसिटिविटी टेस्ट हो, ब्लड काउंट हो, ठीक है, यूरिन टेस्ट हो, सबको पता करने के बाद हम क्या करेंगे, एंटीबायोटिक थेरेपी देंगे। अब हम बात करते हैं क्या, जेंटामाइसिन 1.5 mg पर kg 8 आवर्स हम देंगे उसको। क्लिंडामाइसिन 900 mg पर 8 आवर में पेशेंट को देंगे। मेट्रिंडाजोल 5000 mg पर 12 आवर्स प्लस पेंसिलिन 5 मिलियन यूनिट 6 आवर्स में देंगे। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं क्लिंडामाइसिन प्लस एस्ट्रोमैन 2 mg पर 8 आवर्स में देंगे। फिर हम बात करते हैं एम्पिसिलिन 2 mg 6 आवर जेंटामाइसिन। ये सब हम एंटीबायोटिक थेरेपी में प्रोवाइड करेंगे अकॉर्डिंग टू डॉक्टर के अनुसार। अब हम बात करते हैं एंटीबायोटिक रिमेन्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ आइदर पिप्रासिलिन तेजाबैक्टम। यदि हम एक एंटीबायोटिक रिमेन्स की बात करते हैं तो हम कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, पिप्रासिलिन और तेजाबैक्टम हम पेशेंट को दे सकते हैं। अब जैसे नेक्स्ट पॉइंट है वोमेन विथ MRSA मिथिसिलिन रेजिस्टेंस एस एन्यूरिस इन्फेक्शन है तो पेशेंट को हम ट्रीट करेंगे बेनकोमाइसिन एंड टाइकोप्लानिन में पढ़ाया था। वो सारे डायग्राम्स हैं मेडिकेशन के, जो आप देख सकते हैं। ये देखो,
ये सारे अमीकासिन, जेंटामाइसिन, पिप्रासिलीन, वेनोकोमाइसिन, टिट्लोपेन। और अब हम बात करते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट की। अब जब हम नर्सिंग मैनेजमेंट की बात करते हैं तो हम लोग नर्स तो ही है ना, हम नर्सिंग मैनेजमेंट में हमें क्या क्या मैनेजमेंट करना है। सबसे पहले हम पेशेंट को आइसोलेशन रखेंगे। आइसोलेशन रखने के बाद वेंटिलेशन उसको प्रोवाइड करवाएंगे, मतलब ऐसी जगह में रखेंगे कि पेशेंट को प्रॉपर सफोकेशन फील ना हो, कंफर्ट फील हो। इनटेक देंगे, मतलब उसका इनटेक का मतलब होता है कितना पानी पिया, और आउटपुट इनटेक, और आउटपुट इनटेक का मतलब होता है कितना पानी पिया पेशेंट ने, और आउटपुट का मतलब होता है कितना निकाला। ठीक है, उसका हम प्रॉपर टेस्ट करेंगे। माइल्ड लैक्जेक्टिव देंगे। लैक्जेक्टिव देने के बाद हम लैक्जेप्टिक उसको इसलिए देंगे कि पेशेंट को कहीं कॉन्स्टिपेशन तो ना हो जाए, क्योंकि उसका इनटेक आउटपुट हम सब देख ही रहे हैं, वाइटल साइन देख रहे हैं। उसको हम रेगुलर बाथिंग करवाएंगे, स्पंजिंग करवाएंगे। ठीक है, एसेप्टिक ड्रेसिंग, मतलब अगर पेशेंट को एपिजिटोमी है या कहीं टीयरिंग हो गया है तो हम पेशेंट की जो ड्रेसिंग है उसको हम एसेप्टिक टेक्निक के द्वारा करवाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या, वजाइनल पैड, और हम पेशेंट को बोलेंगे कंटिन्यू वजाइनल पैड चेंज करने के लिए, और प्रोवाइड द एंटीबायोटिक। नर्स के अकॉर्डिंग टू डॉक्टर के अनुसार नर्स क्या करेगी, एंटीबायोटिक थेरेपी प्रोवाइड करवाएगी। अब हम बात करते हैं सर्जिकल इंटरवेंशन की। ओपन द ड्रेनेज इफेक्टेड एपिजिटोमी। अगर हमने एपिजिटोमी की है, ठीक है, और उसमें क्या होगा, ड्रेनेज हो गया, मतलब बहाव हो गया, पस फॉर्मेशन हो गया, इन्फेक्शन हो गया, तो हम उसके सूचर क्या करेंगे, ओपन करेंगे, और जो उसमें इन्फेक्टेड है उसको बाहर करेंगे। क्लॉट रिमूव बाईपास। अगर कोई उसमें क्लॉट रह गया है यूट्रस के अंदर, या वजाइनल के अंदर, या वजाइनल ट्रैक्ट के अंदर, या जेनाइटल ट्रैक्ट के अंदर, हम उसको बाहर निकालेंगे। पंपरेट ऑफ एंड एग्रेसिव एक्सप्लोरेशन एंड डिलीवरमेंट ऑफ द नेक्रोटिक टिश्यू। और हम ये देखेंगे कि जो नेक्रोटिक टिश्यू है उसके अंदर है तो नहीं है, पर हम उसका एग्जामिनेशन करेंगे और बेटर केयर करेंगे। अब हिस्टेक्टोमी की बात करते हैं। जब हम सब कुछ कर लेते हैं, ड्रेनेज कर, क्लॉटिंग कर, रिमूव कर लेते हैं, फिर भी इन्फेक्शन कम नहीं होता है, इन्फेक्शन हो गया है, तो हम क्या करेंगे, हिस्टेक्टोमी करेंगे। हिस्टेक्टोमी का मतलब है रिमूव ऑफ द यूट्रस। थैंक यू क्लास। आपको मेरा क्लास कैसा लगा है मेरे को कमेंट्स करके बताना। थैंक यू।